एवरीवन, तो कैसे हो तुम लोग? रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट कर रहे हैं 20 मिनट्स में या फिर अंडर 10 मिनट्स हो जाएंगे। और टॉपिक्स देखो बहुत ज़्यादा है नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं सेठ जी। तो देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से सभी एस्पेक्ट्स में रिप्रोडक्शन के, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या फिर सोशल हो, है ना? तो उसके एस्पेक्ट में वो हेल्दी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, तो इंडिया पहला था 1951 में उसने प्रोग्राम से स्टार्ट करे थे। अब देखो, उसमें से एक प्रोग्राम बहुत फेमस था, आरसीएच, है ना? आरसीएच जो था, उसमें जो है एजुकेशन दी जाती थी, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, और अवेयरनेस फैलाए जाते थे ऑडियो, विजुअल्स और प्रिंट मीडिया के थ्रू। इंफॉर्मेशन दी जाती थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडॉल्सेंस, एसटीडी या एड्स के जो भी हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें थी जो कि इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, अवेयरनेस कहीं ना कहीं फैलाना था उसका, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर देखो, जो है अपने पास में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल। देखो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन, फिर 7.2 बिलियन। इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम 350 मिलियन, 2000 में 1 बिलियन, और फिर 2011 में 1.2 बिलियन। और जो रेट है वो है 20 पर 1000 पर ईयर। ठीक है। रीज़न फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो देखो, क्योंकि डेथ रेट गिरी है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों में कमी हुई है, गिरी है मतलब। और रिप्रोड्यूसिबल एज वाले ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़े हैं। अब स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो प्रिंट मीडिया मीडिया के थ्रू हम दो हमारे दो ये सारी चीज़ें फैलाई गई, इंसेंटिव्स दिए गए यार स्मॉलर फैमिलीज़ को, और बोला गया यार एक को अडॉप्ट करो आप, और मैरिज के जो एजेस हैं उन्हें बढ़ा दिए गए, है ना? गर्ल्स के लिए 18 कर दिया गया, बॉयज़ के लिए 21। अब कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स क्या हैं? तो मेथड्स इन विच जो कि हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को होने से। तो इसमें से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीचर्स उसका कैसा होना चाहिए। ये फीचर्स पढ़ लेना, बहुत आसान आसान से हैं। क्या यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, आसानी से मिल जाने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, और ईजी टू यूज़ होने चाहिए। फिर देखो क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में अपने पास में दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में देखोगे तो पीरियोडिक अब्सिस्टेंस, दूसरा कॉइटस इंटरप्टस, तीसरा लैक्टेशनल एमिनोरिया। अगर पीरियोडिक अब्सिस्टेंस देखोगे तो इसका मतलब होता है कि रिस्क पीरियड में, जैसे आरपी अभी मैं लिखूंगा आगे, तो अवॉइड करना चाहिए उन लोग को 10 से 70 दिन के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। ठीक है। अब कॉइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि विड्रॉ कर लेता है अपना पेनिस मेल पार्टनर फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर, तुरंत पहले इजैकुलेशन के, यानी जब वो जो है इजैकुलेशन होने वाला होता है उसके पहले ही विड्रॉ कर लेता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी ये 6 महीने का पूरा पीरियड होता है ना? तो लैक्टेशन के दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, तो यही पूरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड में अब देखते हैं क्या है। आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे तो बैरियर मेथड सबसे पहले आता है। ओवम और स्पर्म को मिलने से, फिजिकली उनको मिलने से रोकता है बैरियर मेथड। सबसे पहला आता है कॉन्डम्स, जो डिस्पोजल्स होते हैं, जो कि प्राइवेसी देता है यूजर्स को और प्रोटेक्ट करता है एसटीडी से। एक यहाँ पे दोनों टाइप के आते हैं। फिर डायाफ्राम देखोगे तो, या फिर सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, इन्हें इंसर्ट करा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, है ना? और सर्विक्स रीजन को ये कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को, है ना, बाई ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी एंट्री नहीं होने देते हैं, उसको स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स को अगर साथ में यूज़ करोगे तो इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। तो ये एक चीज़ और याद रख लेना। ये रहा आपका पूरा आर्टिफिशियल मेथड। फिर है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। और बेसिकली ये सब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं दो बच्चों के बीच में गैप होना रखना होता है, इसीलिए। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जांपल लिप लूप। कॉपर रिलीजिंग, तो CUT, CU7 मल्टीलोड्स, और अपने पास में इनका काम देख लेना, लिखा हुआ सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज होते हैं प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, जो कि अपने पास में बना देते हैं यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले देखो, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, यानी या तो सिंगल प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, स्टेरॉयडल पिल होती है। दूसरा अपने पास में आती है सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉयडल है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है, और ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन को, और साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, है ना? और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत बढ़िया होती है, यानी बढ़िया काम करता है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है? तो ये इनहिबिट कर देते हैं ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को, और अल्टर कर देते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, और कहीं ना कहीं इसको लगातार लेना होता है 21 दिन के लिए। ठीक है।
चलो, और फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करना होता है। इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस क्या-क्या होता है, तो प्रिवेंट करता है ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को, और कंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और अल्टर करता है क्वालिटी ऑफ म्यूकस, लगभग सेम है, लगभग सिमिलर है उससे। फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी अगर कोई अनवांटेड हो गया है, कॉपुलेशन हो गया है, और जिसमें क्या हुआ है कि, तो इसमें ये दोनों चीज़ें का मिक्सचर लिया जाता है 72 घंटों के अंदर। फिर अपने पास में सर्जिकल और स्टरलाइजेशन मेथड कैसा होता है, या टर्मिनल मेथड होता है, यानी सबसे लास्ट में आपको यही करवाना होगा। ये ब्लॉक कर देता है गैमीट ट्रांसपोर्ट को, और हाईली इफेक्टिव होता है, बट पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, ऐसा तो नहीं लिखा है कि रिवर्स नहीं कर सकते हो। वैसेक्टॉमी होता है, ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस को काट करके और बांध दिया जाता है, और ट्यूबेक्टॉमी में फेलोपियन ट्यूब को काट करके और बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ये यही चीज़ यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है, इसको एक बारी पढ़ लेना, है ना, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि यार सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देख लेना। फिर अब बात करते हैं एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। तो ये इंटेंशनली करा जाता है ना, और बेसिकली क्या होता है कि ये लीगलाइज करा गया था इंडिया में 1971 में। पहले ट्राइमेस्टर के लिए सेफर है, दूसरे ट्राइमेस्टर के लिए रिस्कियर होता है। एमटीपी परफॉर्म करी जाती है, या तो देखो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो रहा हो, और या तो देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हुआ हो, और या तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि ऐसा अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, या फिर मदर को हो सकती है, तो उसके केस में भी यहाँ पर एमटीपी को करवाया जाता है। मान लो कोई एबनॉर्मेलिटी हुई बच्चे में, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर अब देखो क्या होता है कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट जो था 2017 में अपने पास में, वो उसके इंटेंशंस क्या-क्या थे, तो रिड्यूस इंसिडेंस और इल्लीगल अबॉर्शन, उसको रिड्यूस करना, और कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब तुम समझो कि मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना, उसको कम करना। समझ रहे हो तुम? ठीक है, यानी माँ की डेथ ना हो। एमटीपी में बी डन फर्स्ट 12 वीक, या फिर उससे ज़्यादा भी करवाया जा सकता है। अगर 12 वीक में करवाया जा रहा है पहले, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर उससे ज़्यादा तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सबसे पहली बात इसको वेनरल डिजीज कहते हैं, या फिर आरटीआई कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल्स तुम्हें रटने हैं, इसमें कोई और वो नहीं है भाई, तो रटना पड़ेगा, एनसीईआरटी में गिवन भी है। हेपेटाइटिस बी, एड्स भी ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द इन्फेक्टेड, या तो निडल्स, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी को छोड़ करके और सारी बीमारियां कैसी हैं, क्योरेबल हैं, अगर बढ़िया से जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए तो। ठीक है भाई। मोस्ट वेलनरेबल एज, यानी सबसे ज़्यादा यूजुअली जिस एज में एसटीआईज देखे जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो 15 से 24 साल की उम्र के बच्चों में देखे जाते हैं। फिर सिम्टम्स की बात करते हैं, तो 2 टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग होगी, और सेकेंडरी में पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज होगा, यानी पेल्विक रीजन में सूजन आ जाएगी, और एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है, और 2-3 केसेस और थे। अब प्रिकॉशंस कैसे रखना है, तो बेसिकली अवॉइड करो भाई अननोन पार्टनर के साथ, और ऑलवेज यूज़, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, और अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो और बढ़िया बात है। रीज़न क्या क्या हो सकता है, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज़, या फिर ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। ये किसके रीजंस हैं, इनफर्टिलिटी के। जब इनेबिलिटी हो कंसीव कर पाने की, प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी कंसीव ना कर पाए प्रेगनेंसी, है ना, बेबी को, तो अल्टीमेटली 2 ईयर्स तक अपने पास में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन से, तो उसे इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। अब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली इसे एआरटी टेक्निक से ट्रीट करा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, है ना। इसमें 2 मेथड्स आते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है फीमेल के, जिफ्ट, आईयूटी और आईसीएसआई। और इन वीवो में फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, और स्पर्म इंजेक्शन, 2 टाइप की ये इसमें 2 चीज़ें आती हैं, जिफ्ट और आईयूटी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटराइन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जब जाइगोट जो हो
या फिर अर्ली एम्ब्रियो वो अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज हो, ठीक है? तो उसे फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। और आईयूटी में क्या होता है कि जब वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेर होता है तो उसे ट्रांसफ़र करा जाता है यूट्रस के अंदर। अब फिर आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही हम लोग को जाइगोट का फॉर्मेशन करवाना है और फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो इसमें आता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसमें ट्रांसफ़र करते हैं ओवम को फ्रॉम द डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, है ना? जो कि प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती है ओवम को, लेकिन प्रोवाइड कर सकती है एक सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। और एआई होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें सीमेन को कलेक्ट करा जाता है डोनर से या फिर हस्बैंड से और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में, फिर